हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन की कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कैसे इंटीग्रेट हुए एंड हमें वे फॉरवर्ड क्या रखना चाहिए। आपसे कभी क्वेश्चन आए कि हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए तो क्या मतलब आप सब स्टेट्स के लिए बोल सकते हो, और मैं कहूँगा पूरी दुनिया में भी कोई किसी के बारे में बात करनी है, म्यांमार या यूक्रेन जो कंट्रीज है उनके बारे में बात करनी है, तो वो भी ठीक ठाक आंसर है, अच्छा आंसर है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। So these cases have shown us that even after 6 decades of independence, some of the issues of national integration are not yet fully resolved. तो दोस्तों आज 2022 है और नेशनल इंटीग्रेशन के इश्यूज अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि पूरा देश हमारा है, और मल्टीपल मीनिंग है। पूरा देश मतलब हमारा है, इससे कहने का मतलब है कि सब लोगों को एक्सेप्टेंस है। ठीक है। सेकंड, आप कह सकते हो कि एक फुल्ली लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि भारत क्या है ना। भारत क्या है, आपसे कोई पूछता है भारत क्या है, कोई बोलता है डाइवर्स नेशन है, कोई बोलता है ये नेशन है, कोई बोलता है वो नेशन है। मैं विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, ठीक है, विदाउट सेइंग एनीथिंग, बट ये सब बातें जो हैं, ये एक, आप इनको थोड़ा पॉजिटिवली लो। तो ऐसी बातें हैं कि अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग लोगों के लिए, और प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो चलती जा रही है। ठीक है। We have seen that regional aspirations ranging from demands of statehood and economic development to autonomy and separation keep coming up. तो दोस्तों आती रहेंगी ये। ठीक है, आती रहेंगी। सॉल्यूशन ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते रहना चाहिए, प्रोग्रेस की तरफ देखना चाहिए, लोगों के फ्यूचर के बारे में विजन होना चाहिए कि 5 साल का विजन क्या है, 15 साल का विजन क्या है। सरकार डॉक्यूमेंट निकालती रहती है ना, 2022 2030, तो सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं निकालने, अचीव भी करना है। ठीक है। सरकार ने अभी क्या करा, 2022 का निकाल रही थी कि हम 75 साल हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जो 75 साल हो गए तो 100 साल का विजन निकाल दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब 75 साल में जो अचीवमेंट थे वो अचीव करो, फिर आगे बढ़ो। तो पॉइंट ये है कहने का दोस्तों कि डिमांड्स आपकी आती रहेंगी, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अगर विजन क्लियर नहीं है तो किसी स्टेट की डेवलपमेंट नहीं होगी, और वहां पे भी प्रॉब्लम होगी। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल काफी सक्सेसफुल स्टेट तब, आजादी से पहले, बंगाल जिसको कहते थे। अब इतना सक्सेसफुल स्टेट नहीं है। ठीक है, ड्यू टू मैनी रीजन, उसमें नहीं जाते। एक पार्टीशन उसका बड़ा रीजन है। बट कहने की बात यह है कि अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं स्टेट्स के। तो प्रोग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए सरकारों का, नॉट जस्ट नेशनल गवर्नमेंट बट स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट नॉट जस्ट स्टेट गवर्नमेंट बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इवन लोगों का भी। ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। अदरवाइज डिमांड्स फॉर स्टेटहुड और ये सब चीजें चलती रहेंगी। लेकिन एक चीज याद रखिए कि अगर आप, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपके कल्चरली फिट नहीं है ना कोई स्टेट, तो भी डिमांड आती रहेंगी। मतलब आप लैंग्वेज उन पे इम्पोज कर रहे हो, आप उनकी जो रिलीजन है या उनका जो कल्चर है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो भी डिमांड करेंगे कि हमें या तो हमारी स्टेट बनाओ या हमें आज़ादी दो, कंट्री अलग बना दो। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। द पीरियड सिंस 1980 accentuated these tensions and tested the capacity of democratic politics to accommodate the demands of diverse sections of the society. तो अच्छा एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करा 1980 में। चल तो रही थी छोटी मोटी डिमांड्स, लेकिन हमने देखा है और अच्छे से समझा है कि 1980 में ये डिमांड्स काफी तेजी से सब सामने आ गई थी। ठीक है। एंड अलग अलग डिमांड्स थी, सबको ऑटोनॉमी चाहिए थी। सो व्हाट लेसन्स कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दीज एग्जांपल्स। तो ठीक है, 1980 की बातें हो गई, आज हम 2022 में हैं, तो हमें क्या लेसन्स मिलते हैं, राइट? कहाँ हम सही रहे, कहाँ हम गलत रहे, एज इंडिया नेशन, राइट, एज स्टेट्स। वो हमें एज पीपल ऑल्सो वो हमें दिखता है, और मोर इम्पोर्टेंटली आंसर लिखने के लिए। ठीक है। अगर कुछ नहीं दिखता तो फर्स्ट एंड द मोस्ट एलिमेंट्री लेसन इज दैट रीजनल एस्पिरेशंस आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना बहुत जरूरी है। आजकल थोड़ा सा चल भी रहा है मामला कि अगर कोई बंदा बात कर रहा है कि मैं कश्मीरी हूँ, कोई बंदा बात कर रहा है मैं पंजाबी हूँ, कोई बंदा बात कर रहा है मैं अंडमानी हूँ, निकोबारी हूँ, लक्षद्वीप का हूँ या वहां का हूँ, राइट, तो उनका कोई कल्चर है, उनकी कोई लैंग्वेज है, तो वो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो अपने मुद्दे उठा रहे हैं तो वो इंडियन नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना होगा। क्योंकि बंदा कश्मीर का इशू उठा रहा है या कोई नागालैंड का बंदा नागा का इशू उठा रहा है, तो वो भी इंडियन है, राइट। एंड ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पार्ट है, ये चीज हमें समझना होगी। तो रीजनल एस्पिरेशंस कोई अगर उठा रहा है तो उसे एंटी नेशनल नहीं कहना, सीधे शब्दों में ये कह रहा हूं मैं। ठीक है।
एक्सप्रेशन ऑफ रीजनल इश्यूज इज नॉट एन एबरेशन और एन एबनॉर्मल फिनोमिना, जो मैंने भी आपको बताया कि अगर आप रीजनल इश्यूज उठा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कि कुछ बहुत ही गलत कर रहे हो, आप टेररिस्ट हो, ये हो वो, ऐसे सीधे टैग लगाने से मामले खराब होते हैं। ठीक है, कोई अपनी अगर रीजनल एस्पिरेशंस उठा रहा है, सीधे न्यूज चैनल उठा के उसका ये वो चीर हरण कर देंगे, वैसे नहीं चलेगा। राइट, इवन इन स्मॉलर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम देयर आर रीजनल एस्पिरेशंस इन स्कॉटलैंड। ठीक है, वोटिंग हुई थी स्कॉटलैंड की, उसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि स्कॉटलैंड के साथ क्या हुआ, फिर उसके बाद आयरलैंड की साथ क्या हुआ, क्या मीटिंग्स हुई है ना, तो वो सब भी पॉइंट्स हैं। तो यूके जो है आपका दोस्तों, वो एक तो इंग्लैंड है, जिसको ब्रिटेन भी आप कह सकते हो, फिर स्कॉटलैंड है। राइट, फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि एक नदर्न आयरलैंड है। ओके, एंड चौथा कौन सा है, चौथा वेल्स है दोस्तों। ठीक है, यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम आप कह सकते हो। ये चार चीजों को मिला के बना हुआ है। राइट, और इसमें भी रीजनल एस्पिरेशंस आती रहती हैं, कभी कभी नदर आइलैंड बोलता है हमें बाहर निकालो। स्कॉटलैंड का तो दोस्तों वोटिंग हो गई थी, वोटिंग में ये डिसाइड किया गया रेफरेंडम में कि स्कॉटलैंड यूके का ही पार्ट रहेगा। फिर ब्रेग्जिट के मामले आए, ब्रेग्जिट में ये बोला गया कि यूके जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाएगा। राइट, तो उसमें स्कॉटलैंड वाले नाराज हो गए कि हमें बाहर नहीं होना, हम नदर आइलैंड वालों का अपना व्यू हो गया कि हमें बाहर नहीं होना। मतलब पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ, ये सब डिस्कशंस क्यों कर रहा हूँ मैं, कि रीजनल एस्पिरेशंस यहाँ पे भी निकल रही हैं। वेल्स, नदर आइलैंड जो कहते रहते हैं कि हमारी रीजनल एस्पिरेशंस पुट डाउन नहीं होने चाहिए। जैसे स्कॉटलैंड काफी रिच है, वो बोलता है इंग्लैंड की वजह से हमारा बत्ता बैठ गया है, मतलब है ना प्रॉब्लम होती है इंग्लैंड की वजह से। तो ये भी पॉइंट्स आते रहते हैं। तो कहने का मतलब है, जब यूके जैसे स्टेबल और छोटे कंट्री और डेवलप्ड नेशन में ऐसी बातें उठ सकती है, तो इंडिया में बातें उठना तो लाजमी है, उठेंगी ही। ऐसी बातें स्पेन में भी उठती रहती है, सेसेशनिस्ट मूवमेंट फ्रॉम द बास्क रीजन, बार्सिलोना आपने सुना होगा, या कैटेलोनिया रीजन वगैरह सुने होंगे अगर। राइट, बार्सिलोना तो सुना ही होगा, फुटबॉल फैंस हो तो वो लोग कहते हैं कि हमें सेपरेट होना है स्पेन में, है ना। ऐसे ही श्रीलंका में भी तमिल्स का इशू उठा था, LTTE। राइट, तमिल का सेपरेट नेशन बनाओ मतलब श्रीलंका में सेपरेट नेशन बनाओ, है ना। तो ये भी पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, a large and diverse democracy like India must deal with regional aspirations on a regular basis. नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल भी बनी थी भारत में, उसके बाद काफी सारी बॉडीज हैं भारत में, जिसका काम ही ये है कि एक मिल मिला के काम करना, है ना। तो नेशनल बिल्डिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इसको अपने नोट्स में लिख लेना, बना लेना, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली समझ लेना, और लोगों को भी समझाना आसपास, है ना। बातें आती रहती हैं, चीजें चेंज होती रहती हैं। और चीजें देखते हैं, सेकंड लेसन हमने क्या लर्न करा 1980 की चीजों से। सेकंड लेसन इज दैट द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू रीजनल एस्पिरेशन इज थ्रू डेमोक्रेटिक नेगोशिएशंस रेदर देन थ्रू सप्रेशन। आर्मी भेज दो, मतलब बातें चलती रहती हैं लोगों की, आर्मी भेज दो, ये भेज दो, वो भेज दो, गोली मार दो, इन सब से नहीं होने वाला कुछ भी। ठीक है, कश्मीर का सॉल्यूशन इससे नहीं होने वाला, कुछ भी कर लो। हाँ, जरूरी है कुछ चीजों को सप्रेस करने के लिए। ये कहा भी जाता है कि जब प्यार काम नहीं आता तो डर से मामला सॉल्व कराना होता है, ट्रुथ है। बट ओवर यूज नहीं कर सकते उसका। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने काफी जगह ओवर यूज करा उस चीज का। ओवर यूज करोगे, हम देखते हुए आए पंजाब, हम देखते हुए आए हैं कश्मीर, हम देखते हुए हैं नॉर्थ ईस्ट, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, टेबल पे बैठो, दोनों लोग हाथ बढ़ाओ, है ना, बातें समझो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, बस। Look at the situation in the 80s. Militancy had erupted in Punjab. Problems were persisting in the northeast. Students in Assam were agitating. Kashmir Valley was on the boil. तो ये सब प्रॉब्लम हमने देखी हैं, सब जगह प्रॉब्लम थी, असम, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर वैली में। इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग these as simple law and order problems, the government of India reached negotiated settlements with regional movements. ठीक है, तो इनको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समझा नहीं, भारत ने एक सेटलमेंट पे आने की कोशिश करी। दिस प्रोड्यूस्ड अ रिकंसिलिएशन व्हिच रिड्यूस द टेंशन इन एग्जिस्टिंग रीजन्स। काफी जगह टेंशन रिड्यूस हुई, इसके एग्जांपल बेस्ट है मिजोरम। राइट, लाल डेंगे और राजीव गांधी ने जो अकॉर्ड साइन करा 1986 में। राइट, मिजोरम की सारी प्रॉब्लम खत्म।
अभी विजिट करो मिजोरम, पता ही नहीं चलेगा आपको कि वहां कोई प्रॉब्लम थी। shows how political settlement can resolve the problem of separatism effectively। यही हमें सॉल्यूशन कश्मीर, नागालैंड और बाकी जगह पे भी लगाना होगा। द थर्ड लेसन इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर शेयरिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सबको नोट्स में बना के रखना दोस्तों, है ना। पावर शेयर करना जरूरी है। इट इज नॉट सफिशिएंट टू हैव अ फॉर्मल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, बिसाइड्स दैट ग्रुप्स एंड पार्टीज फ्रॉम द रीजन नीड टू बी गिवन शेयर इन पावर एट द स्टेट लेवल। ऐसा नहीं होना चाहिए सेंटर बोले कि हम तो इंडिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं हम, ये हैं वो हैं, है ना, सेंटर हैं हम, ये तुम छोटी सी स्टेट क्या हो, तुम्हें आता ही कहाँ है रूल करना, हम रूल चलाएंगे, हमारी बातें मानो। ऐसे नहीं चलने वाला, पावर शेयरिंग होनी होगी, ठीक है। वरना स्टेट गवर्नमेंट का फायदा क्या, और स्टेट गवर्नमेंट को अपनी तरह से रूल करने दो। ये नहीं प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जब भी कोई छोटी सी बात हुई, ये नहीं उसके एमएलए खरीद लिए, एमपी खरीद लिए, ये नहीं कि उनकी रिसोर्सेज ले लिए, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। पावर दो स्टेट्स को। सिमिलरली इट इज नॉट सफिशिएंट टू से दैट द स्टेट्स और द रीजंस हैव ऑटोनॉमी इन देयर मैटर्स, ठीक है। तो ये भी देखें, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कह सकते कि स्टेट्स को जो करना है करो, है ना। ये भी सेकंड पॉइंट आता है। स्टेट्स बोले यार, स्टेट बोले कि मैं तो एक तरीके के लोगों को ही रखूंगा, जो हमारी स्टेट में एक तरीके के लोग नहीं है, एक्स वाई जेड रिलीजन के, उनको मैं निकाल दूंगा, राइट। स्टेट बोलने लगे कि मैं तो सिटीजनशिप नहीं दूंगा इन तरीके के लोगों को, जैसे अरुणाचल प्रदेश बोल रहा है चकमा एंड हजोंग के बारे में, है ना। कास्ट पे बोलने लगे, राइट, रिजर्वेशन दे दे 100% किसी को, किसी कास्ट को, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, है ना। वहां पे सेंटर को इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो बात क्या आती है दोस्तों, आप क्या बोलोगे, पावर शेयरिंग, ठीक है, पावर शेयरिंग, ये पॉइंट है, ऐसे पावर शेयरिंग। लेकिन एक चीज याद रखना कि सेंटर की पावर कम होनी चाहिए, स्टेट की पावर ज्यादा होनी चाहिए इन स्टेट मैटर्स, जो वो डिसीजन ले सके। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को पावर देनी होगी, स्टेट की पावर कम रहे। मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी को हमें रूट लेवल पर ले जाना होगा, फिर ट्रू डेमोक्रेसी, फिर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होगी, मतलब लोगों के हाथ में पावर देना। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे होगे। द रीजन्स टुगेदर फॉर्म द नेशन, ये जब समझना इंपॉर्टेंट है। सो द रीजन्स मस्ट हैव अ शेयर इन डिसाइडिंग द डेस्टिनी ऑफ द नेशन। नेशन किससे बनता है, सब रीजन्स को मिला के बनता है। तो रीजन्स शुड बी पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। इफ रीजन्स आर नॉट गिवन अ शेयर इन द नेशनल लेवल डिसीजन मेकिंग, द फीलिंग ऑफ इनजस्टिस एंड एलिनेशन कैन स्प्रेड। तो बोलो कि हमारे डिसीजन मेकिंग में आपने किसी स्टेट को इंक्लूड ही नहीं करा, आपने उस स्टेट को इंक्लूड ही नहीं करा जहाँ पे आपकी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना रखी, है ना। तो कैसे चलेगा, मतलब बीजेपी अगर अभी एग्जांपल ले ले सेंटर में है, और जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उन्हें इंक्लूड ही ना करे, उनको फाइनेंस फाइनेंस कमीशन के थ्रू कम पैसे दे, तो नहीं चलेगा, रीजनल एस्पिरेशंस उठेंगी, फिर उससे मामले गलत डायरेक्शन में जाएंगी। तो पावर शेयरिंग करनी होगी, और ये भी हमें नहीं देखना होगा कि किसी की सीट्स कम है तो उनकी बातें सुनो ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट को, राइट, या अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को तो भूल ही जाओ कि कुछ है वो। The fourth lesson is that regional imbalance in economic development contributes to the feeling of regional discrimination। एक चीज ये याद रखनी होगी कि आपकी इकोनॉमी सही चल रही है ना, तो जनरली मैटर करता नहीं है दुनिया में कुछ। एग्जाम्पल दुबई, एग्जाम्पल सिंगापुर, एग्जाम्पल पुराना यूएसए। अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स है यूएसए में, अदरवाइज पुराने टाइम में नहीं थे, यूके में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पैसा होता है तो इंसान की नीयत ये होती है कि ठीक है सब सही है, एंजॉय कर रहे हैं, है ना, राइट। तो लोग खुश रहते हैं, हाँ ठीक है, हमारा कल्चर है, हम प्राइवेट लेवल पे फॉलो कर लेंगे, है ना। लेकिन पैसा तो अच्छा आ रहा है ना, सैलरी अच्छी आ रही है ना। फॉर एग्जाम्पल 2-2 3-3 लाख मिल रहे हैं लोगों को, कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। उस ऑफिस जब पैसा मिल रहा होता है तो इंसान पढ़ाई भी करता है, लिटरेसी रेट भी अच्छा होता है, तो समझ होती है, फिर रैशनली सोचता है, साइंटिफिकली सोचता है। लेकिन जब पैसा नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है ना, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि दिमाग चलता नहीं है, फिर इंसान भड़क भी जाता है, पढ़ा लिखा भी नहीं होता है ना। तो मतलब जितनी पावर्टी होगी उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी। उसको आप भड़का सकते हो कि हाँ सब हिंदू बदमाश है, हाँ सब मुस्लिम बदमाश है, हाँ सब सिख बदमाश है, या ये कास्ट वाला बदमाश है, वो बदमाश है, ठीक है। या आप किसको भड़का सकते हो, जिसके पास पैसा कम है ना।
जिसके पास पैसा नहीं है, अदरवाइज जिसके पास पैसा है, उसके पास समझ भी है, एजुकेशन भी है, स्किल भी है, उसको भड़काना मतलब मुश्किल है ना। आप रतन टाटा को थोड़ी ना भड़का सकते हो, या आप किसी ऐसे पढ़े लिखे, रतन टाटा तो ठीक है बहुत रिच इंसान हो गए, आप किसी अच्छी खासी जिसकी सैलरी है, वो तो अपने काम पे फोकस रखेगा ना, उसको नहीं भड़का सकते। तो कहने का क्या मतलब है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहाँ जहाँ नहीं होगा वहाँ प्रॉब्लम्स होंगी क्रिएट। कश्मीर में हुई, पैसा ही नहीं है, डेवलपमेंट ही नहीं है, राइट। सेम सिचुएशन दोस्तों लद्दाख में नहीं है, वहाँ लोगों के पास पैसा कंपेरेटिवली है, राइट। लेकिन एक चीज याद रखना, कश्मीर में वैसे इतनी पावर्टी नहीं है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखना जब मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन इतनी पावर्टी नहीं है जितनी दूसरी स्टेट्स में है, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। हाउएवर, हाँ ये आप कह सकते हो कि हाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि और ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। पावर्टी है लेकिन इतनी पावर्टी नहीं है जितनी आपके यूपी बिहार में पावर्टी है, वहां तो एक नेक्स्ट लेवल की पावर्टी है। तो ये भी चीज आपको समझनी होगी। तो यूपी बिहार में भी होता है, इलेक्शन हो रहे हैं यूपी में, प्रॉब्लम्स है, राइट। रीजनल एस्पिरेशंस अलग तरीके की हैं वहाँ, कि हमारा डेवलप्ड हो प्रदेश, ये वो चार पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कुछ लोग कहते हैं। तो कहने का बस यही मतलब है आपको सिंपल, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होता है तो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगता। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है तो प्रॉब्लम है। रीजनल इम्बैलेंस इज अ फैक्ट ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। रीजनल इम्बैलेंस रहा है दोस्तों, काफी जगह नेग्लेक्ट रहे हैं रीजन, नॉर्थ ईस्ट, आपके छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, है ना, कश्मीर। Naturally, the backward states or backward regions in some states feel that their backwardness should be addressed on priority basis. तो वो बोलते हैं कि हमारी जल्दी से आप एस्पिरेशंस फुलफिल करो। फाइनेंस कमीशन जब पैसा देती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दो, जिससे हम अपना डेवलपमेंट कर पाए। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स बोलते हैं कि हमारे पास पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हमें इसके लिए पैसा दो, अदरवाइज हम पेड़ काट देंगे। क्योंकि डेवलपमेंट करना है हमें, डेवलपमेंट तो तभी हो सकता है जब पेड़ कटेंगे, है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन आप तो पैसा ही नहीं देते हैं हमें, तो पैसा नहीं देते तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, पेड़ काटेंगे, पेड़ काटेंगे तो आपका फॉरेस्ट कवर कम होगा। तो अलग अलग, देख रहे हो, अलग अलग बातें निकल के आती हैं। इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए हमें फोकस्ड और सब स्टेट्स के बारे में सोच के आगे बढ़ना होगा, है ना। तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है ना। एंड दैट द पॉलिसीज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट हैव कॉज्ड दिस इम्बैलेंस। तो ये बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही ऐसी हैं कि इम्बैलेंस, जब यूपी बिहार में ही मतलब फोकस रखती है गवर्नमेंट, और यूपी बिहार वाले बोलते हैं हमें फोकस कहाँ रखती है, हमारा तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। तो सब जगह सब मतलब परेशान है ना। If some states remain poor and others develop rapidly, it leads to regional imbalances and inter-regional migrations. जैसे आंध्र प्रदेश का इशू था, जब तेलंगाना बना नहीं था, सिर्फ हैदराबाद रीजन को डेवलप करा, बाकी सब चीजें डेवलप हुई नहीं, तो उधर पॉइंट्स निकल के आने लगे, राइट। अब ऐसे ही स्टेट्स में चलता रहा कि कुछ ही स्टेट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, केरल का डेवलपमेंट हो रहा है, गुजरात का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। तो ये पॉइंट्स निकलते रहते हैं दोस्तों। तो कंपैरिजन चलता है कि कुछ स्टेट्स अगर डेवलप नहीं होंगी, बाकी नेबरिंग स्टेट स्पेशली अगर डेवलप्ड है, तो रीजनल इम्बैलेंस की फीलिंग्स उठेंगी। फाइनली दीज केसेस मेक अस अप्रिशिएट द फार साइटेडनेस ऑफ द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन डीलिंग विद क्वेश्चंस ऑफ डाइवर्सिटी। एक चीज हमें देखना होगा दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा फ्लेक्सिबल है। 1947 से लेकर 1950 तक बना कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा अच्छा सोच के आते हैं। वैसे प्रिसाइजली 1946 से लेकर 1949 तक बना था। एनीवेज उसमें नहीं जाते, मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फार साइटेडनेस सोची थी कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने रीजनल एस्पिरेशंस को पूरी तरह फुलफिल करा है। हाँ ये नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप कंट्री छोड़ दोगे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई स्टेट भारत को नहीं छोड़ सकता, ठीक है ही नहीं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में। द फेडरल सिस्टम अडॉप्टेड बाय इंडिया इज अ फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट। तो काफी फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट है दोस्तों हमारा। स्टेट्स ही नहीं, हमारे में लोअर बॉडीज भी हैं। फिर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को भी पावर दे दी गई है। The federal system adopted by India is flexible. While most of the states have equal powers, there are special provisions for some states like Jammu and Kashmir and the states in Northeast. तो आर्टिकल 370 था,
जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 371 के अंदर काफी सारे प्रोविजंस दे रखे हैं, हमने ऑटोनॉमी दे रखी है इन स्टेट्स को। जम्मू कश्मीर का तो ठीक है हट गया आर्टिकल 370, लेकिन 371 आर्टिकल अभी भी है, जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट क्या बल्कि महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स, हैदराबाद, और आप कह सकते हो आंध्र प्रदेश के रीजन्स, इनके बारे में भी है जिक्र, और इनको ऑटोनॉमी दे रखी है काफी ज्यादा हमने। ठीक है, हमारा पांचवा और छठा शेड्यूल है। ठीक है, पांचवे शेड्यूल में भी हमने ऑटोनॉमी दे रखी है, छठे शेड्यूल में तो काफी ज्यादा ऑटोनॉमी दे रखी है, उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज डिफरेंट ट्राइब्स कंप्लीट ऑटोनॉमी ऑफ प्रिजर्विंग देयर प्रैक्टिसेस एंड कस्टमरी लॉस। तो सिक्स शेड्यूल कहता है कि ट्राइब्स को अपनी जो चीजें फॉलो करनी है, अपना कल्चर फॉलो करना है, करो आप, है ना, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। देखो काफी जगह दोस्तों क्या होता है ना, कुछ टसल हो जाता है। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कुछ ट्राइब्स हैं वो किसी एनिमल को मार के खाती हैं, और एनिमल को मारना जो है वो इलीगल है, उस एनिमल को मारना, फॉर एग्जांपल, कि वो तो एनिमल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे टसल हो जाता है कि क्या करें, क्या उस एनिमल को बचाएं, या उन ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करें हम, कि उनकी मतलब अपना मतलब कल्चर जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं क्या फॉलो करें। तो ये ऐसे टसल होते रहते हैं दोस्तों, है ना। जैसे काफी जगह पे फॉरेस्ट काटने का अधिकार नहीं है ना, आपको पता है फॉरेस्ट तो नहीं काट सकते, अगर काटना है तो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, लेकिन काफी ट्राइब्स हैं जो फॉरेस्ट काट के अपना जीवन जी रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि काफी जगह पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो सिक्स शेड्यूल में ऐसी चीजें दे रखी हैं कि हाँ जी आप अपने जो कस्टमरी लॉज हैं उनको फॉलो करिए, हाँ आपके लिए एक्सेप्शन है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब मेरा आपसे क्या क्वेश्चन है, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पांचवे और छठे शेड्यूल में फर्क क्या है, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में फर्क क्या है। ठीक है, these provisions proved crucial in resolving some very complex political problems in the northeast। सिक्स शेड्यूल का ना होता ना तो, और फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल दोनों, ठीक है, नहीं होते ना तो मुश्किल था काफी स्टेट्स को हैंडल करना। इस इन चीजों से काफी ऑटोनॉमी मिली है इन स्टेट्स को, और वो सेटिस्फाइड है कि हाँ जी हम इंडिया के पार्ट भी हैं, एक ब्यूटीफुल कंट्री, एक पावरफुल नेशन है, साथ साथ में हमें आजादी भी मिली हुई है। ठीक है, what distinguish India from many other countries that face similar challenges is that constitutional framework in India is much more flexible and accommodative। ऐसा बाकी कंट्रीज में नहीं है, वहाँ यूनिफाइड चलती हैं चीजें। उन कंट्रीज में बोल दिया जाता है ये चीज फॉलो करनी है, हर हर किसी को बोल देते हैं वो, तो इससे डाइवर्स जो लोग होते हैं वो एग्री नहीं करते। हमारे कंट्री में बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, आपका डेवलपमेंट आपके हिसाब से होगा, है ना, और लोग ही डेवलप करेंगे अपने आप को, हम आपको डायरेक्शन देंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारा। Therefore, regional aspirations are not encouraged to espouse separatism। तो हमारे में दोस्तों जनरली होता नहीं है कि सेपरेटिज्म की लोग बात करें, वो रीजनल एस्पिरेशंस की बात करते हैं कि स्टेट बना दो, हमें ऑटोनॉमी दे दो। जनरली ये बात नहीं होती कि हमें अपना कंट्री बनाना है। जहाँ पे बात हो रही है कि हमें अपना कंट्री बनाना है, वहाँ एक्सटर्नल फैक्टर्स थोड़े ज्यादा इन्वॉल्व हैं। जैसे नागालैंड में पाकिस्तान ने साथ दिया, म्यांमार ने भी हुआ, कुछ कुछ चाइना से पैसा आया, पंजाब के केस में भी यही हुआ, पाकिस्तान ने काफी पैसा बहाया, उसके बाद कनाडा से भी आया, और भी कंट्रीज देते रहते हैं पैसा, जिससे इंडिया की प्रॉब्लम्स बनी रहे। कश्मीर का तो आप सबको पता ही है। तो जहाँ पे सेपरेटिज्म की डिमांड है, वहाँ एक फैक्टर जो है वो ये है कि एक्सटर्नल स्टेट्स इंटरफेयर कर रही है इंटरनल मैटर्स में, भड़का रही हैं लोगों को। अदरवाइज लोग सेपरेटिज्म की बात ना करें इंडिया में, क्योंकि इंडिया में तो खूब ऑटोनॉमी, खूब आजादी है। ठीक है, Thus, politics in India has succeeded in accepting regionalism as part and parcel of democratic politics। तो ये एक्सेप्टेड पॉइंट है कि रीजनल एस्पिरेशंस होगी, सब लोग एक डायरेक्शन में नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा काफी डाइवर्स नेशन है, राइट, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको एक्सेप्ट करता है। और आई होप आप लोग ये फॉलो भी करेंगे, बाकी लोगों को भी बताएंगे कि वी आर डाइवर्स नेशन, है ना। ये सब एक डायरेक्शन में, सब हिंदी नहीं बोल सकते, सब एक ही रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते, और एक रिलीजन भी अगर फॉलो कर रहे हैं तो सब एक तरीके से नहीं करेंगे फॉलो। ठीक है, ये सब हमारी चीजें हैं, सबके पढ़ने का तरीका अलग, सबके बढ़ने का तरीका अलग, सबके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग। किसी के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि वो इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, किसी के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एंटरप्रेन्योर बन जाए, किसी के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि वो अपने इस जगह पे सेटिस्फैक्ट्री तरीके से रहे, है ना। तो ये बात है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। थैंक यू एंड टेक केयर।